hi students, I am Atul Rana and I am again back with the next lecture for 11th chemistry. With the next lecture for 11th chemistry. Okay, with the next lecture for 11th chemistry, chapter 2. Chapter 2, that is structure of atom. That is structure of atom. Okay, so हमने अब तक पढ़ी था मैक्सवेल थ्योरी के बारे में. मैक्सवेल थ्योरी क्या थी ये आप पीछे जाके देख लेना. मेरे पिछले लेक्चर में मैक्सवेल थ्योरी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज देयर. ओके, नाउ here comes the failure of Maxwell theory. Here comes the failure of Maxwell theory. Failure of Maxwell theory. Failure of Maxwell theory. Failure of Maxwell theory. अब जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, इट फेल्ड. थ्योरी ऑफ मैक्सवेल फेल, उसकी थ्योरी फेल होगी. ठीक है, दो कारण थे जिसके कारण ये फेल होगी. एक इसका कारण था, फर्स्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ दिस थ्योरी, इसकी फेल होने का फर्स्ट रीजन था जो उसने पोस्टुलेट किया था. मैक्सवेल ने क्या बोला था? इसने बोला था कि दिस रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूस, कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी से रेडिएशंस आते हैं दे आर कॉन्टिन्यूस. उसने बोला था रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूस. रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूस. रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूस. अगर कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस है, अगर रेडिएशंस क्या है? कॉन्टिन्यूस है. कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस का मतलब क्या होता है? अगर रेडिएशन कॉन्टिन्यूस है उसका मतलब है उनकी एनर्जी भी क्या होगी? कॉन्टिन्यूस. एक जैसे रेडिएशन है, एनर्जी उनकी क्या होगी? सेम होगी. एनर्जी सेम होगी. एनर्जी किसकी वजह से? फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है. अगर कोई वेव ऐसे से जा रही है उसकी एनर्जी कम है, कोई इधर जल्दी फास्ट से जा रही है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है. तो एनर्जी को मापते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी. फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी. ये मतलब आ गया कि रेडिएशन आर कॉन्टिन्यूस, एनर्जी सेम होगी. ठीक है, तो उसकी मतलब जितने भी रेडिएशन है उनकी सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. गेटिंग द पॉइंट? सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस टाइप की मैं तुम्हें बताया था. ठीक है, रेज बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कौन सी होती है? मैं तुम्हें शायद नहीं पढ़ाया था, पढ़ लो. कॉस्मिक रेज. कॉस्मिक रेज, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है. इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻24 हर्ट्ज. कॉस्मिक रेज. ठीक है, कॉस्मिक रेज के बाद आता है गामा रेज. गामा रेज. ठीक है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻22 हर्ट्ज. ठीक है, इसके बाद आता है गामा रेज के बाद आते हैं एक्स रेज. इनकी फ्रीक्वेंसी होगी 10⁻80 हर्ट्ज के करीब. ठीक है, ये कंफर्म कर लेना बुक में कितनी फ्रीक्वेंसी है. कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज. फिर आ जाती है यूवी रेज. यूवी रेज पढ़ी है ना, सनलाइट में तो पढ़ी हुई तुमने. यूवी रेज आ गई. ठीक है, फिर आती है विजिबल लाइट. विजिबल लाइट. विजिबल लाइट कितने कलर की होती है? विबग्योर. विबग्योर होती है. ठीक है, फिर ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. दीज ऑल रेज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. दीज ऑल रेज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. तुम्हें सिर्फ ये दिखती है क्योंकि ये विजिबल लाइट है ना, तुम्हें दिखती है. बाकी जो रेज आ रही है सन से ये तुम्हें दिखाई नहीं देती. ये तुम्हें दिखाई नहीं देती. ठीक है, फिर आगे विजिबल लाइट आएगी. इसमें आ गया विबग्योर आ गया. ठीक है, विजिबल लाइट के बाद आ गया क्या नाम इसका? विजिबल लाइट आएगी युवराज. इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है कॉस्मिक रेज का चाइना गुजरात एक्सरे. चाइना गुजरात एक्सरे. युवराज इन रशिया एंड मलेशिया. युवराज इन मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस, मलेशिया रशिया. माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स. ठीक है, तो ये सारी की सारी रेडिएशंस क्या थी? ये आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कॉस्मिक रेज की और सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की. सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की. इसकी आई थिंक आई हैव नॉट रिमेंबर द, अच्छे से रिमेंबर नहीं मेरे को. इसकी होगी ऑलमोस्ट, आप लगा लो हिसाब. विजिबल की होती है 10⁻14 से 10⁻10 के बीच में. इसकी होगी 10⁻2 to 10⁻4 हर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻2 to 10⁻4 रेडियो हर्ट्ज. ठीक है, सो नाउ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इंक्रीज इन द are arranged in the decreasing order of their frequency. In the decreasing order of their frequency. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये जो अरेंजमेंट है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, अब आज तो हमें पता है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है. बट उस टाइम पे मैक्सवेल ने क्या बोला था कि रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मतलब है उनकी एनर्जी सेम है.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सबकी एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम होने का मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो एनर्जी सेम आएगी। पर आज हमें पता है कि नहीं, सबकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, कम है, कम है। ठीक है, इसलिए वाला पॉइंट बोला था रेडिएशन आर कंटीन्यूअस, मतलब उनकी एनर्जी सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो आज हमें पता है गलत है। बट उस टाइम पे कैसे पता लगा कि गलत बोल रहा है, उस टाइम पे कैसे पता लगा कि ये गलत बोल रहा है, हम आपको बताऊंगा। उस टाइम पे केवल एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझा पाया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? एक ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, हाइपोथेटिकल बॉडी है, मतलब दुनिया में से कोई सब्सटेंस है नहीं जो ब्लैक बॉडी है, पर ऐसी बॉडी विच कैन इमिट रेडिएशंस ऑफ ऑल टाइप्स, कॉस्मिक भी निकाल लेगा, इंफ्रा भी, विजिबल लाइट भी, यूवी भी, सारी की सारी। अ बॉडी विच कैन इमिट रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज and can absorb radiations of all frequencies is called as black body, is called as black body। ठीक है, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी कोई है नहीं दुनिया में, ऐसी कोई चीज नहीं जो सारी रेडिएशंस इमिट करते हो, सारी अब्जॉर्ब कर दे। इट इज द हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बता नहीं पाया, रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बता नहीं पाया। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन कहीं पे ऑब्जर्व हुई, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन कहीं पे ऑब्जर्व हुई थी, उसके बारे में वो बता नहीं पाया। कहां पे ऑब्जर्व हुई थी? देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या किया कि आयरन को हीट किया, तुमने देखा होगा आयरन को तुमने क्या किया? हीट किया। आयरन का पहले कलर क्या आता है? रेड आता है, और ज्यादा हीट करोगे तो येलो हो जाता है, और फिर और ज्यादा हीट करोगे तो लास्ट में आयरन किस कलर का चल जाता है? ब्लू कलर हो जाता है। लोहे को हीट करके भट्टी में डाल दोगे, पहले उसका रेड कलर आता है, फिर उसका येलो कलर आता है, फिर उसका ब्लू कलर आता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, इट इज आई एम गिविंग दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, इतना डिटेल में जाने की तुम समझ लो उसको, लास्ट में बताऊंगा क्या याद रखना है। आयरन को तुमने हीट के पहले रेड बना, फिर येलो बना, फिर ब्लू बना। ठीक है, अब रेड, येलो, ब्लू, ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट है? विजिबल लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाई थी ना, उसमें विजिबल लाइट आई थी जो अपने को दिखती है, उसके पार्ट है। अब रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, विबग्योर के हिसाब से ना, विबग्योर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है, और लोएस्ट इसकी है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेड की है। ठीक है, तो रेड कलर आया, मतलब पहले, अब देखो फ्रीक्वेंसी इमिट कैसे करता है। अब आयरन क्या करेगा? उसको हीट करने डालोगे, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर जब एक्स्ट्रा गर्म हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको बाहर फेंकना शुरू कर देगा। आयरन हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, इतना नहीं कर सकता है, जब और उसको गर्म करोगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी को वो बाहर फेंकना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्स्ट्रा जो हीट होगी उसको रिलीज करना शुरू कर देता है। नाउ आयरन बिकम्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया, उसके पास हीट आ गई, उसने हीट को इमिट करना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले हीट कम थी तो उसने कौन सी रेडिएशन निकाली? लो फ्रीक्वेंसी की, रेड निकाली, फिर उसको और गर्म किया तो उसके पास एनर्जी और ज्यादा गई, फिर उसने कौन सी रेडिएशन निकाल ली? और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकाल दी, येलो निकाल दिया, फिर उसको और हीट किया, उसके पास और एनर्जी निकाल दी, और एनर्जी आ गई तो उसने एनर्जी इमिट की, जो रेडिएशन इमिट की वो और पावरफुल थी, वो किसकी थी? ब्लू कलर की। वो किसकी कलर थी? ब्लू कलर की। गेटिंग द पॉइंट? तो आयरन का कलर रेड होना, येलो होना, ब्लू होना, इसका मतलब है कि इसने जो रेडिएशन इमिट की है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है। जो इसने रेडिएशन इमिट की है वो किसकी है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है। इसका मतलब इसने जो रेडिएशंस, इसका मतलब है इसने जो रेडिएशंस क्या की? रेडिएशंस इसने इमिट की, बाहर फेंकी, उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी क्या? डिफरेंट है। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का मतलब है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का क्या मतलब है? उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का क्या मतलब है? उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मतलब उनकी एनर्जी भी क्या है? डिफरेंट है। उनकी एनर्जी भी क्या है? डिफरेंट है। उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। एनर्जी डिफरेंट होने का मतलब है दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नॉट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस होती तो सबकी एनर्जी एक जैसी होती, सबकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती, तो अलग अलग कलर आता नहीं। अगर सारी रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती तो आयरन एक ही कलर देता, क्योंकि जो भी रेडिएशन देता उसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती। एक जैसी तो कलर एक जैसा था। कलर चेंज कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी बदलती है। रेड की फ्रीक्वेंसी अलग है, रेड अलग फ्रीक्वेंसी पे दिखता है, येलो अलग फ्रीक्वेंसी पे दिखता है। तो ये वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बता नहीं पाया। दिस वाज हिज फर्स्ट दिस ड्रॉबैक। तुम इधर लिखोगे नेक्स्ट वन कैन नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, दैट व्हाई सम दिस बॉडीज ऑन हीटिंग इमिट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट कलर्स। ठीक है, नहीं बता पाया। ठीक है, इसका ये आ गया एक ड्रॉबैक आ गया। अब इसका दूसरा ड्रॉबैक पढ़ते हैं मैथ्स का।
मैक्सवेल का दूसरा ड्रॉबैक है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैक्सवेल का दूसरा इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैक्सवेल का दूसरा डिफेक्ट है, मैक्सवेल का दूसरा डिफेक्ट आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये आइंस्टाइन ने इसके ऊपर सर्च किया था, उसको नोबेल प्राइज मिला था फोटो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1905 में। सन मुझे पूरा याद है, 1905 में आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस पे अध्ययन, इस पे रिसर्च किया था आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने क्या मतलब क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मान लो K शेल है, ठीक है, आपने यहाँ पे L शेल है, तुमने इसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन की, ऊपर चला गया, अब यहां पे पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन की ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब ऊपर वाली स्टेज क्या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और ये क्या स्टेबल है, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा मामा का घर है। अब तुम मामा जी के घर कितने दिन रहोगे, थोड़े दिन रहोगे, फिर वापस अपने घर आना पड़ेगा। तो ऊपर वाली स्टेज क्या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो ये फिर से क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर से क्या आएगा, नीचे आएगा। ऊपर जाने के लिए एनर्जी लेके गया था, ऊपर जब गया था तो एनर्जी लेके गया था, जब नीचे आएगा तो जो लेके एनर्जी गया था उसको इमिट कर देगा, उसको क्या कर देगा, इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो एनर्जी से ली होगी उसको इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अब डिपेंडिंग उसकी जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकाली है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग टाइप की लाइट आ जाती है। मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशंस निकाली है उसकी फ्रीक्वेंसी रेड से मैच करती है तो रेड कलर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ब्लू से मैच करती है तो ब्लू कलर दिखना शुरू हो जाएगा। सो डिपेंडिंग की कौन सी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फेंक रहा है उस हिसाब से वो कलर आता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करके कलर आएगा, दैट इज नोन एज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब चक्कर ये है कि मैं तुम्हें मोटा मोटा बताता हूं, ये है K शेल, ये है L शेल, ये है M शेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, ठीक है, तो वो L पे चला गया। अगर ज्यादा एनर्जी गेन करता तो M पे चला जाता, अगर इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा एनर्जी गेन करता तो N पे चला जाता। इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता था, अगर थोड़ी सी कम एनर्जी होगी तो L के पास जाएगा, उससे ज्यादा मिल जाएगी तो M शेल में जंप मार जाएगा, उससे ज्यादा मिल जाएगी तो N शेल में जंप मार जाएगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी मतलब किसी भी शेल में जंप मार सकता है। अगर उसके पास 1 जूल एनर्जी है तो L में मार दिया, 2 जूल है तो M में मार दिया, 3 जूल है तो N में मार दिया, कहीं भी जंप मार सकता है, ठीक है। अब मैक्सवेल कोई भी इसको मतलब एनर्जी मिलेगी, कोई भी इसके ऊपर एनर्जी मिलेगी वो गेन करके ऊपर चल जाएगा। अब मैक्सवेल ने क्या बोला था, मैक्सवेल ने बोला था कि कॉन्टिन्यूज है, मैक्सवेल ने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूज है, ठीक है। मतलब सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी क्या है, उसके हिसाब से सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी क्या सेम है, ठीक है। उसके हिसाब से सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी अभी एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी 10 मिनट बाद एब्जॉर्ब करेगा, उतनी एनर्जी 20 मिनट बाद एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जितनी भी लाइट पड़ जाए एनर्जी तो सबकी बराबर ही है, एनर्जी सबकी बराबर ही है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मतलब जैसे K से N में करता है तो K से M में करना चाहिए, या K से L में करता है तो K से L में करना चाहिए, क्योंकि अगर सेम एनर्जी है तो जंप भी सेम ही होगा, हमेशा जंप सेम होगा। पर इलेक्ट्रॉन का जंप सेम नहीं होता, कभी K में चल जाता है, कभी L में चल जाता है, कभी M में चल जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो आती है, जैसे कॉस्मिक रेस पड़ी, इसके ऊपर कॉस्मिक रेस पड़ती है, उनकी एनर्जी ज्यादा है, उनको ऊपर उछाल देती। अगर इसके ऊपर रेडियो वेव्स पड़ती, रेडियो वेव्स की एनर्जी कम है, वो उसको नीचे तक लेके जाती, ठीक है। तो इसका डिफरेंट शेल्स में जंप मारना बताता है कि इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं है। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी, इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी तो ज्यादा ऊपर चल जाएगा, कम फ्रीक्वेंसी पड़ेगी तो कम ऊपर चल जाता है, और ऐसे ही जाता है ये, ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही शेल में जाता है। अगर मैक्सवेल को सच माने तो उसके अनुसार तो सबकी एनर्जी सेम ही है, तो कोई भी लाइट फेंकोगे तो ये सेम ही जंप मारेगा। अगर कॉस्मिक रेस से एल में जाता है तो इंफ्रा से भी एल में ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता, इंफ्रा मारोगे तो एल में जाएगा, कॉस्मिक मारोगे तो एल में निकल जाएगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैक्सवेल कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्या नाम दूसरे का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक तो इसका ड्रॉबैक मैक्सवेल का ही आ गया, ठीक है। अब मैक्सवेल के ड्रॉबैक को काटने के लिए थ्योरी किसने दी थी, प्लैंक्स ने दी। मैक्सवेल के ड्रॉबैक को काटने के लिए किसने थ्योरी दे दी, थ्योरी दे दी प्लैंक्स ने, ठीक है।
प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम क्या है ये मैं तुम्हें बता देता हूं। प्लैंक्स क्वांटम, ठीक है, थ्योरी दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी छोटी सी थ्योरी है, मैक्सवेल की कमियों को सुधारने के लिए प्लैंक्स ने थ्योरी दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला इसने कि एनर्जी इमिटेड इज नॉट कॉन्टिन्यूस, एनर्जी इमिटेड इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, इट इज इमिटेड, एनर्जी इमिटेड इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस नहीं, इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब मेरे को देखते रहना, आपने पता लग जाएगा तुम्हें। इट इज इमिटेड in the form of small packets of energy. It is emitted in the form of small packets of energy. ठीक है, मान लो मैक्सवेल के अनुसार क्या था कि जैसे सूरज है, ये लाइट दे रहा है तो लाइट सीधी आ रही है, ये कॉन्टिन्यूस है, बीच में नहीं टूट रही, ये मैक्सवेल के अनुसार है। अब प्लैंक्स के अनुसार क्या है कि जैसे सन लाइट दे रहा है तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, लाइट के छोटे छोटे पैकेट आ रहे हैं, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, ऐसे लाइट के छोटे छोटे पैकेट आ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, लाइट के अलग अलग पैकेट आ रहे हैं। ठीक है, अब ये पैकेट इतनी फास्ट स्पीड से टक 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 करके, ये हमें क्या लगता है कि लाइट कॉन्टिन्यूस है, एक्चुअली लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। लाइट के ये कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, टॉर्च है, आग है, कुछ भी है, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसमें से जो रेडिएशन आ रही है दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इनका नाम दिया इसने क्वांटम। ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे, एनर्जी मतलब रेडिएशन की फॉर्म में नहीं आ रही है, टूट के आ रही है, एक दो तीन चार टक 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 करके पैकेट्स आ रहे हैं, वो इतने फास्ट आते हैं टक टक करके कि हमें लगता है कि एक ही वो कंटिन्यूस है। एंड दिस इज ट्रू आल्सो, इट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू आल्सो। तो इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्वांटम। अब मैं बताऊंगा कि कैसे पता लगा कि पैकेट होते हैं, पता लग जाएगा। ठीक है, इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज क्वांटम। क्वांटम इसका प्लूरल क्या बोल देते हैं, क्वांटम का प्लूरल है क्वांटा। ठीक है, इसी क्वांटम पे क्वांटम फिजिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी पे क्वांटम फिजिक्स चलती है। यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मींस एनर्जी में इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, दीस पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम। ठीक है, अब जब सनलाइट, लाइट की बात करते हैं, देखो एनर्जी तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, एनर्जी तो हीट दे सकता है, तुम्हारी टॉर्च भी दे सकता है, या तुम कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स को तो एनर्जी दे सकती है। जो सनलाइट है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो सनलाइट के पैकेट होंगे, तो पैकेट्स ऑफ लाइट, जो सनलाइट के पैकेट्स हैं उनको बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, जो सनलाइट है उस केस में क्वांटम को बोलते हैं फोटोन्स। फोटोन्स मीन पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कौन सी, किसकी, सन की एनर्जी के पैकेट है, जो सन से एनर्जी आ रही है उसमें से फोटोन बोलते हैं उसको। सेम ही मतलब है, नाम दे दिया फोटोन। फोटोन का मतलब जब भी बोलोगे तो इसका मतलब सनलाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं। तो दिस इज क्वांटम, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कोई भी जो एनर्जी रिलीज करता है वो क्वांटम की फॉर्म में रिलीज करता है, और जो सन एनर्जी दे रहा है उसके जो पैकेट्स हैं, सन के जो पैकेट्स एनर्जी पैकेट्स, उनका स्पेशल नेम है फोटोन्स। कोई मतलब नहीं है, नाम का फर्क है दोनों में, दोनों पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। दिस इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, तो उसने नाम दिया फोटोन। तो कहते हैं फोटोन प्लस की बड़ी स्पीड है, फोटोन प्लस की, टाटा फोटोन प्लस आता है ऐसे, तो फोटोन प्लस इससे लिए गया, तो आगे पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पोस्टुलेट उसका आ गया। सेकंड उसने बोला कि मान लो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी रेडिएशन की या वेव की, उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। गेटिंग द पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक वेव देखो ऐसे जा रही है, फ्रीक्वेंसी उसकी कैसी है, स्लो फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी एनर्जी कम है। कोई ऐसे सट करके निकल जाती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना उसकी, इसका मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है। सट करके निकल गई तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है। और कोई ऐसे चली गई मरती उसकी एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है ना उसकी, कितने की निकलेगी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, E दैट इक्वल टू h न्यू, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के उसने दिया h न्यू, ये कांस्टेंट दिया इसने। ये कहां से आया, ये उसने एक्सपेरिमेंट करके निकाला था कि एनर्जी कितनी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन निकालने के लिए। तो h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। स्मॉल h होता है, कैपिटल H नहीं लिख देना, h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको प्लैंक्स कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स से लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ये आ गया। ठीक है, अब मान लो एक फोटोन आ रहा है, एक क्वांटम आ रहा है,
उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दो आ रहे हैं तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, 1, 10, 1000 जितने भी हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, जितने फोटोन्स हैं, Nhν, ठीक है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वांटम, टोटल नंबर ऑफ क्वांटम या फोटोन्स, टोटल नंबर ऑफ क्वांटा या फोटोन्स, ठीक है। तो जितने फोटोन्स होंगे, हर फोटोन की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी वेव बना के आएंगे, तो टोटल एनर्जी वेव की कितनी होगी, जितने उसके फोटोन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो hν को। सो दिस इज हिज सेकंड पोस्टुलेट। देखिए मुझे क्वांटम और एनर्जी के बारे में बोला था, ठीक है, इसने बोला था। अब देखो इसके बोलने से वो मैक्सवेल के पॉइंट कैसे, वो ड्रॉबैक्स इसने कैसे हैंडल कर लिए, ठीक है। अगर मान लो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसने एक फोटोन ऑब्जॉर्व किया ऐसे जंप मारेगा, अगर उसने दो फोटोन ऑब्जॉर्व कर लिए, एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ना अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे समझाता प्लैंक। उसने बोला इलेक्ट्रॉन नीचे है, अगर उसने एक फोटोन गेन किया तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगर उसने दो फोटोन गेन कर लिया तो थोड़ा और ऊपर चल जाएगा, तीन फोटोन गेन कर लिया तो थोड़ा और ऊपर चल जाएगा। सॉल्व करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसने दूसरा उसने वो ब्लैक बॉडी कैसे समझाई, ये एनर्जी किसके बराबर है, नंबर ऑफ फोटोन्स उनकी फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो रेड, जो रेड कलर है वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, अगर उसमें फोटोन कम है तो एनर्जी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी कम आएगी, तो कलर रेड आ जाएगा। अगर फोटोन को ज्यादा इमिट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा इमिट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, तो उसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कलर चेंज हो जाएगा। तो फोटोन से उसने सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया और मैक्सवेल के ड्रॉबैक्स को उसने सेट मार दिया, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल कर लेना, एनसीईआरटी में होंगे या फिर कोई रेफरेंस बुक से देखें, या एक दो न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आते हैं, इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है।